हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियोमीटर बेटा एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से नॉर्मली हम किसी सेल के ईएमएफ को मेज़र करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल, किसी सेल के ईएमएफ को मेज़र करते हैं, या फिर हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस भी मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सेल के ईएमएफ को मेज़र करते हैं, या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेज़र करते हैं कोई भी दो पॉइंट के बीच का। अच्छा, यही काम तो हमारा वोल्टमीटर भी कर सकता है। यानी पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल को मेज़र करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल को मेज़र करते हैं। अब यही काम हमारा वोल्टमीटर भी कर सकता है। पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। इसी काम को, जो काम पोटेंशियोमीटर कर रहा है, इसी काम को हम वोल्टमीटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। वोल्टमीटर आप लोग अपने घरों में देखते होंगे। वोल्टमीटर या फिर क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं, कभी ना कभी तो लैब में आपने वोल्टमीटर देखा होगा। आपके स्कूल में जो लैब होंगी उसमें कहीं ना कहीं आपने वोल्टमीटर देखा होगा। वोल्टमीटर क्या होता है, हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं। वोल्टमीटर होता क्या है? एक बॉक्स, जैसे हमारी बाइक का मीटर होता है, बाइक का मीटर सबने देखा होगा, बाइक का मीटर। ऐसे ही एक मीटर जैसा होता है। इसी तरह से एक मीटर जैसा होता है जहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है। यहाँ पे इसमें कोई निडिल लगी होती है और नंबर इधर से कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं। जैसे बाइक के मीटर में देखते हैं ना, कॉर्नर से नंबर स्टार्ट होते हैं। ऐसे कॉर्नर से नंबर स्टार्ट होते हैं, 0, फिर ऐसे 10, फिर 20, मतलब ऐसे ही ऐसे बढ़ते बढ़ते नंबर आगे जाते हैं। 100, ठीक है, ये मान के चलते हैं 150, ये 200, ऐसे इस तरह से नंबर बढ़ते हुए आगे चलते हैं। और बीच में यहाँ पे निडिल, शुरुआत में जो निडिल होती है वो तो 0 पे होती है, ये निडिल 0 पे होती है। और यहाँ पे दो टर्मिनल लगे होते हैं। टर्मिनल का मतलब जिससे हम कनेक्शन करते हैं। दो टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ कहीं लगा होता है इस तरह से, एक टर्मिनल इधर कहीं लगा होता है। समझने के लिए थोड़ा सा हम ये दो टर्मिनल लगा देते हैं। एक पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक पे निगेटिव। हमें जिस सर्किट का वोल्टेज मेज़र करना है, जिस भी सर्किट का वोल्टेज मेज़र करना है, बस करना कुछ नहीं है। उस सर्किट में भी दो वायर होंगे। जैसे हमें मान के चलिए अपनी बैटरी का वोल्टेज, हम घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हैं उसका वोल्टेज मेज़र करना है। तो इन्वर्टर की बैटरी कैसे होगी? ये इन्वर्टर की बैटरी होगी, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये इसका निगेटिव टर्मिनल होगा। बस करने क्या है, ये टर्मिनल उठा के यहाँ पे जोड़ देने। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में जोड़ दीजिए, निगेटिव वाला निगेटिव में जोड़ दीजिए। बस दो वायर लेते हुए जोड़ दीजिए। जैसे ही आप दोनों वायर से जोड़ोगे, आपका जो ये निडिल है ना, ये निडिल डिफ्लेक्ट होगी और ये निडिल अपने रास्ते से घूमते हुए कहीं ना कहीं जाके रुकेगी। अपने रास्ते से घूमते हुए कहीं ना कहीं जाके रुकी। मान लेते यहाँ रुक गई। अब ये कोई ना कोई वैल्यू होगी, मान लेते 120। तो इस हिसाब से इस बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया? 120। ये तो काम वोल्टमीटर करता है, बहुत ईजी है। अच्छा, ये वोल्टमीटर कैसे काम करता है ये भी आपको बताया जाएगा। इसके ठीक आगे वाले लेसनों में आपको वोल्टमीटर भी एक्सप्लेन किया जाएगा, डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा। ये काम तो वोल्टमीटर करता है। यानी वोल्टमीटर ने क्या किया कि जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा, ये तो इसमें कुछ आपको नया नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। आपको ये डिवाइस मार्केट से मिल जाएगी। ये डिवाइस आपको मार्केट से बनी बनाई डिवाइस मिल जाएगी जिसके पास पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना है, निगेटिव को निगेटिव जोड़ देना है। जैसे ही वायर से आप जोड़ोगे, वायर से जोड़ते ही इसकी जो निडिल होगी वो निडिल अपने रास्ते से घूमेगी और किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके रुकेगी। उसमें नंबरिंग लिखी होती है, तो इस हिसाब से उसका वोल्टेज इतना ही हो जाएगा। जिस नंबर पे रुक जाएगी वही उसका वोल्टेज हो जाएगा। ये तो बड़ा ईजी था, लेकिन ईजी तो बहुत है, लेकिन इसने एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताई। क्यों एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताई? एक्यूरेट वैल्यू इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो सेल का ईएमएफ था, आप समझिएगा ध्यान से, एक्यूरेट वैल्यू इसलिए नहीं बताई। यहाँ पे हम मेज़र क्या कर रहे हैं? हम सेल के ईएमएफ को मेज़र कर रहे हैं, या सेल के वोल्टेज को मेज़र कर रहे हैं, कुछ भी कहिए। हमने बैटरी ली, बैटरी के ईएमएफ को मेज़र कर रहे हैं। तो बैटरी के ईएमएफ का कुछ हिस्सा इस निडिल को घुमाने में भी तो खर्च हो गया। यानी जितना बैटरी के पास है वो कहाँ बता पा रहे हैं हम? जितना बैटरी के पास है वो नहीं बता पा रहे, क्योंकि बैटरी का ही कुछ हिस्सा तो इस निडिल को घुमाने में खर्च हुआ। वोल्टमीटर की जो निडिल घूमी, इसी का तो कुछ हिस्सा खर्च हो गया, उसको तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। हम उसको तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि इसको घुमाने में कितना खर्च हुआ। हमने तो क्या देखा कि निडिल जहाँ पे रुक गई, हमने बस उतने को बता दिया। निडिल जहाँ पे रुकी 120 पे रुकी, तो हमने कहा इस बैटरी का वोल्टेज 120 है।
120 है, अब है, मतलब पहले तो ज़्यादा रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि इसी का तो कुछ हिस्सा खर्च हुआ है इस नीडल को घुमाने में, और उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से क्या ये वोल्ट मीटर हमको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बताता है? बिल्कुल नहीं बताता, हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता, वैल्यू बताता है। ईजी बहुत है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया, ये सुधार किया गया, अब ऐसे ऐसे वोल्ट मीटर मार्केट में आने लगे हैं कि जिनमें ये जो नीडल को घुमाने में जो खर्च हो रहा है ना, बहुत ही ना के बराबर खर्च हो रहा है। नियर अबाउट, जैसे हमने कहा बैटरी का रियल वोल्टेज, हमने कहा बैटरी का रियल वोल्टेज 121 था, मान के चलते 121 था, और इसने 120 बताया। अब 1 का जो एरर है ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि इजी बहुत ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा इजी है मेज़र करना कि छोटी मोटी गलतियाँ ना इसकी इग्नोर कर दी जाती हैं। यही काम वोल्ट मीटर के साथ हुआ है। यानी अगर क्लास में देखते हैं कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है तो उसकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, तो यही हाल वोल्ट मीटर के साथ हुआ कि ये इतना ईजी है यूज करना कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए हम इसकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि जब ये नीडल घूमी तो नीडल को भी घुमाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी लेगा कहाँ से भाई? खुद तो उसके पास कुछ एनर्जी है नहीं, वो एनर्जी भी तो इसने बैटरी से ही ले रखी है। यानी बैटरी की कुछ एनर्जी तो वो खुद यूज किए ले रहा है, और बैटरी की कुछ एनर्जी को जब खुद यूज कर रहा है, और जितनी एनर्जी उसने खुद यूज की उसको तो उसने हटा ही दिया। यानी खुद को यहाँ से अभी 0 पे था, 0 से घूम कर यहाँ तक पहुँचने में कुछ एनर्जी लॉस की, उस एनर्जी को वो भूल गया, और अब बची हुई जो एनर्जी थी वो हमको बता रहा है। इसलिए वोल्ट मीटर भी तो वोल्टेज की वैल्यू को बताता है हमें, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। अब सोचो, अगर हमें किसी साइंटिफिक रीज़न में या किसी साइंटिफिक यूज में ऐसी वैल्यू चाहिए जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू। अब बिल्कुल एक्यूरेट का मतलब, जैसे आपके जो सेल आते हैं, मान लीजिए मार्केट से आप सेल खरीद के लाए, या फिर अपने मोबाइल की बैटरी को एक बार निकाल के देखिएगा, उस मोबाइल की बैटरी में बिल्कुल फिक्स वैल्यू लिखी होती है, यानी पॉइंट में लिखी होती है। जैसे 3.5 वोल्ट मान लेते हैं, ऐसे एज एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें लिखा होता है 3.5 वोल्ट। अब 0.5 तो थोड़ा सा ना, क्यों हमें फ्रैक्शनल लिख रहे हैं? हम सीधा सीधा 4 वोल्ट क्यों नहीं लिखते, या फिर हम सीधा सीधा 3 वोल्ट क्यों नहीं लिखते? नहीं, जितना होगा उतना ही लिखा गया। क्योंकि देखिए, ये जो कंपनियां बैटरी या सेल्स को बेच रही हैं, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू ही बताएंगी, क्योंकि आप पता नहीं कैसी जगह पे आप उस बैटरी का यूज कर रहे हो सकता हो किसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे बैटरी का यूज कर रहे हो कि 0.5 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। आप तो सोच रहे हो बैटरी 3.5 वोल्ट की, यानी जो सेल आप मार्केट से खरीद के लाएं, आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि वो सेल 3.5 वोल्ट का है, लेकिन रियल में वो 4 वोल्ट का हो, ठीक है, या फिर रियल में वो 3 वोल्ट का। मान के चलिए आप 3 वोल्ट का आप मार्केट से सेल खरीद के लाए और उस पर 3 वोल्ट लिखा है, और आपने किसी ऐसी सेंसिटिव जगह पर उसका यूज कर लिया जहाँ पे 3 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, तो आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा। और जबकि सेल रियल में कितना था, अगर हम उसको वोल्ट मीटर से मेज़र किए होते तो सेल हमको बताया तो 3 जा रहा है, लेकिन रियल में 3.5 समथिंग कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा इंस्ट्रूमेंट, यानी जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे उस सेल को हम लगा रहे हैं, वो हमारा ख़राब हो सकता है। तो हम करते क्या हैं, हम इसलिए जो भी सेल बनाए जाते हैं, जिस पे लिखा जाता है, जिस पे कोई कंपनी लिख के दे रही, वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू लिख के देगी, और एक्यूरेट वोल्ट मीटर कभी बताता ही नहीं। अब हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जो कि वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट बताए। अगर एरर हो भी तो ना के बराबर एरर हो, यानी वोल्ट मीटर से कुल मिला के ज़्यादा एक्यूरेट बता दे। वोल्ट मीटर यहाँ पे एक की गलती कर रहा था अगर, तो कुछ ऐसी डिवाइस भी अगर बन जाए जो इस एक की भी गलती ना करे, तो वही डिवाइस थी पोटेंशियोमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर क्या है, अब हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। सेंसिटिव का मतलब जिसमें एरर ना के बराबर हो। पोटेंशियोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर द ईएमएफ और वोल्टेज। इससे हम ईएमएफ या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, वो है पोटेंशियोमीटर। कुछ बात समझ में आई? यानी वोल्ट मीटर भी हम यूज कर सकते हैं, हम लोग वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का भी यूज करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर बस सेंसिटिव नहीं है, इतना केवल चेंज है। वोल्ट मीटर सेंसिटिव नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, हमको थोड़ी बहुत सेंसिटिव हो सकता है, एक्यूरेट नहीं है, वो हमको थोड़ी बहुत एरर दे सकता है। जबकि पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम एक्यूरेट है, कंप्लीटली ये भी नहीं हो सकता थोड़ी बहुत गलती करे, लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेट है, वोल्ट मीटर से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। इसलिए नॉर्मली हम इसका यूज किसी सेल के ईएमएफ को फाइंड करने के लिए करते हैं, और इसका यूज हम वोल्टेज मेज़र करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा लेंथी होता है। इसलिए नॉर्मल सर्किट में वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर ही लगाते हैं। जैसे अपने घरों में हम लोग देखते हैं पानी की जो मोटर वगैरह होती है, उसमें वोल्ट मीटर ही लगा होता है। यानी कोई भी नॉर्मल सर्किट उसमें हम वोल्ट मीटर ही लगाते हैं, क्योंकि इसको यूज करना बड़ा डिफिकल्ट है। इसको पोटेंशियोमीटर यानी लेंथी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस हमें यूज करना पड़ेगा, तब हम रियल वैल्यू बता पाएंगे। तो पोटेंशियोमीटर की डिफिनेशन की अगर हम बात करें
तो पोटेंशियोमीटर डिफिनेशन होनी चाहिए इट इज़ एन एक्यूरेट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया ना कि मेजरमेंट तो हम वोल्टमीटर से भी कर सकते हैं, मेजरमेंट तो हम वोल्टमीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट ज़्यादा है। तो इट इज़ एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल, यानी मेनली इसका यूज सेल के ईएमएफ को मेजर करने में ही होता है। ईएमएफ ऑफ अ सेल और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, यानी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल मेज़र कर, किसी भी सेल का ईएमएफ मेज़र कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं कोई भी 2 पॉइंट्स का। अब इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, यानी अब पोटेंशियोमीटर जब डिवाइस है तो कोई ना कोई प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा, तो ये मेनली 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। पोटेंशियोमीटर 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन कौन से इसके 2 प्रिंसिपल होंगे, हम उनकी अगर बात करें तो पोटेंशियोमीटर मेनली 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है जीरो डिफ्लेक्शन। पहला प्रिंसिपल आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, दूसरा है जीरो डिफ्लेक्शन। इन 2 प्रिंसिपल पे काम करता है कौन, पोटेंशियोमीटर 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट और दूसरा प्रिंसिपल है जीरो डिफ्लेक्शन। अब इन प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट और क्या है जीरो डिफ्लेक्शन, तो पहले तो हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है फॉल इन पोटेंशियल अलोंग टू लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी जैसे से हम आगे बढ़ेंगे वैसे से पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल में कुछ ना कुछ फॉल होता जाएगा, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब कि अगर हम एक वायर लें, हमने मान लिया ये एक वायर लिया AB, ठीक है, हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। हमने एक वायर AB लिया और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने इस वायर को बैटरी से जोड़ा, हम अच्छे से जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और इस वायर से होते हुए निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी, इतना तो हम जानते हैं। यानी अब अगर हम देखें तो करंट जो है ना वायर के पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ फ्लो हो रही है, करंट जो है वायर के पॉइंट A से B की तरफ फ्लो हो रही है। और हमने आपको कई बार बताया है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, ये याद कर लीजिए। करंट कैसे फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट A है इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल कैसा होगा, हाई होगा A का, और B का पोटेंशियल कैसा होगा, लो होगा। हम एक अमाउंट अगर कोई वैल्यू ले लें, ये पता चल गया कि A का पोटेंशियल हाई होगा और B का पोटेंशियल लो होगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है। अगर हम कोई अमाउंट ले, एक वैल्यू, हमने कहा कि A का पोटेंशियल 100 है, ऐसा कुछ माने, और B का पोटेंशियल 0 है, अगर हम ऐसा मान के चलें तो क्या 100 से सीधा 0 थोड़ी ना हो गया, लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ 100 था, यहाँ 90, 80, 70, 60, 50, मतलब लगातार घटते 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 0 पे पहुँचा। यानी अब हम जैसे से पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे से पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे से हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे से पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है। पोटेंशियल में होने वाली इस गिरावट को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी यही जो पोटेंशियल में फॉल हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लगातार पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यही तो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी जब यहाँ से पोटेंशियल स्टार्ट हुआ 100 से और यहाँ पे हो गया 0, तो 100 से सीधा 0 नहीं हुआ, 100, 80, 60, 40, 20, 0, मतलब लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो लेंथ के साथ साथ पोटेंशियल में होने वाले इस ड्रॉप को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी जैसे से लेंथ हमारी चेंज हो रही है वैसे से पोटेंशियल भी घट रहा है, इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यानी द चेंज इन पोटेंशियल अलोंग टू लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनेशन होनी चाहिए, द फॉल इन पोटेंशियल या ड्रॉप इन पोटेंशियल, दो में से कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। द ड्रॉप इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी वायर की यूनिट लेंथ पे जैसे जैसे वायर में हम आगे बढ़ेंगे वैसे से उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, और इसी फिनोमेना को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं।
इतना क्लियर हुआ। अब ये जीरो डिफ्लेक्शन क्या है ये समझने के लिए हमने क्या किया, नहीं जीरो डिफ्लेक्शन के फिनोमेना को समझने के लिए हमने क्या किया, एक इस तरह से फिगर बनाया, यानी ये एक सर्किट हमने तैयार किया, इस सर्किट में एक सेल लगा दिया और ये एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर जो कि डिफ्लेक्शन को बताता है, गैल्वेनोमीटर जो कि डिफ्लेक्शन को बताता है, हमने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब देखिए गैल्वेनोमीटर हमें ये नहीं मेजर करता है कि कितनी करंट आ रही है या कितना वोल्टेज है, वो सिर्फ ये बताएगा कि डिफ्लेक्शन को शो कर देगा कि हाँ करंट या वोल्टेज आ रहा है। जैसे टेस्टर हमारे घर में काम करता है, टेस्टर से हम क्या देखते हैं, टेस्टर से देखते हैं कि यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे करंट है नहीं है, उसमें लाइट जल जाती है, तो वही गैल्वेनोमीटर केवल डिफ्लेक्शन को शो करता है कि करंट है या नहीं है। अच्छा ठीक है, बैटरी से क्या हुआ, बैटरी से करंट निकली, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली और यहाँ पे निगेटिव में इंटर कर गई। हमने आपको गैल्वेनोमीटर पिछले लेक्चर में गैल्वेनोमीटर की को समझाया था थोड़ा सा कि गैल्वेनोमीटर नीडल हमेशा जीरो पे होती है और जीरो कहाँ होता है, बीच में होता है। देखिए वैसे कोई भी आप डिवाइस लो जिसमें नीडल होगी, मीटर टाइप की कोई भी डिवाइस लो जिसमें नीडल होगी वो जीरो पे ही होगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो जीरो होता है ना वो बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल बीच में। जैसे अभी वोल्टमीटर देखे थे जीरो एक कॉर्नर पे था, इसका जीरो बिल्कुल बीच में होता है और ये जो नीडल होती है ना वो इधर भी घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है, जबकि वोल्टमीटर में क्या था, इधर था और केवल एक ही तरफ घूम सकती थी। वोल्टमीटर में नीडल एक ही तरफ घूम सकती थी, गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ। मतलब ये डिफ्लेक्शन तो सो ही करता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी शो करता है कि जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, यानी डिफ्लेक्शन के साथ साथ डायरेक्शन भी ये बताता है। ठीक है, अब मान के चलिए जो करंट हमारी फ्लो हुई, ये करंट फ्लो हुई यहाँ से गई और गैल्वेनोमीटर में इंटर कर गई। गैल्वेनोमीटर में जैसे ही ये करंट इंटर की, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ। कैसे डिफ्लेक्ट हुआ, ये करंट कैसे चल रही है, करंट चल रही है क्लॉकवाइज, तो गैल्वेनोमीटर नीडल भी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, मतलब इधर घूम जाएगी। देखिए करंट क्लॉकवाइज चल रही है तो ये गैल्वेनोमीटर नीडल क्लॉकवाइज इधर घूम जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर यही सेल यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया जाता, या फिर ऐसा करते हैं हम एक सेल और लगा देते हैं, एक सेल हमने इसमें और लगा दिया, इसी सर्किट में एक सेल और लगाया, ये प्लस ये माइनस। अब क्या हुआ ये कि इस सेल की करंट तो ये निकली, इसको हमने नाम दे दिया I1, और इस सेल से करंट ये निकली I2। दोनों करंट देखिए एक दूसरे के सामने आ गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गई, दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अब ऐसी सिचुएशन क्या, रास्ता तो एक ही है क्योंकि वायर तो एक ही है। अब यहाँ तक तो दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट हुए, अब लेकिन आगे वाले रास्ते को कौन पार करेगी, I1 या I2। देखिए ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को आर पार करते हुए निकल जाए, रास्ता एक ही था और ऐसे दोनों आ रही थी, दोनों टकरा गई, तो क्या करेंगे, अगर ये पावरफुल होगी तो ये इसको ऐसे धक्का मारते हुए ढकेल ले जाएगी और खुद चली जाएगी। अगर लेकिन ये वाली पावरफुल होगी तो ये इसको धक्का मारते हुए ऐसे ढकेल ले जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ, ये I1 और I2 एक दूसरे के आमने सामने आ गई। अब इनमें से जो पावरफुल करंट होगी वो तो अपना रास्ता पूरा कर ले जाएगी। कैसे, अगर I1 पावरफुल होगी तो I1 क्या करेगी, इस I2 को ढकेलते हुए उसके घर में छोड़ेगी। घर का मतलब जहाँ से वो निकली थी, कहाँ से निकली थी, इस वाले सेल से निकली थी, इसको इसमें छोड़ के और खुद तो अपना रास्ता पूरा कर लेगी, क्योंकि यहाँ से निकल के आना उसको निगेटिव में ही है। अगर I2 पावरफुल होगी तो ये क्या करेगी, ये इसको यहाँ से यहाँ पे पहुँच के इस I1 को ढकेलते हुए इसको इसके घर पे छोड़ेगी और अपना रास्ता पूरा कर लेगी। मतलब ये हुआ कि करंट तो दो हो गई आमने सामने, I1 और I2, लेकिन रास्ता एक ही पूरा करेगी, या तो I1 पूरा करेगी या तो I2 पूरा करेगी। अब ये कौन करेगा, ये डिपेंड करता है कि किसकी बैटरी ज़्यादा पावरफुल है, यानी सेल, कौन सा सेल ज़्यादा पावरफुल। अब सेल पावरफुल कौन सा, जिसका EMF ज़्यादा होगा। हमने कहा कि ये सेल 5 वोल्ट का है, हमने कहा ये सेल 5 वोल्ट का है और ये सेल 3 वोल्ट का है, तो जाहिर सी बात है ये सेल ज़्यादा पावरफुल। मतलब I1 तो अपना रास्ता पूरा करेगी और I1 अपना रास्ता पूरा करेगी, मतलब गैल्वेनोमीटर नीडल क्लॉकवाइज घूमेगी। देखिए ये क्लॉकवाइज चल रही है। लेकिन अगर ये पावरफुल सेल होगा तो ये I2 अपना रास्ता पूरा करेगी और तब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। मतलब ये सुई जो है, जो गैल्वेनोमीटर नीडल है, वो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो सेल यूज कर रखा है वो कैसा है, कौन सा सेल ज़्यादा पावरफुल। अच्छा, अब हमने किया क्या, अभी तो हमने देखा था कि ये वाला सेल ज़्यादा पावरफुल है, इसकी करंट I1 अपना रास्ता पूरा करेगी। अच्छा, इस सेल को भी अगर हम सेम कर दें, 5 वोल्ट ही कर दें, अब दोनों सेल सेम पावर के हो गए, मतलब I1 और I2 सेम पावर की हो चुकी हैं। सेम पावर की हो चुकी तो कोई भी दबने वाला नहीं है, दोनों की जब क्षमताएं बराबर है तो क्यों कोई दबेगा भाई। तो दोनों I1 और I2 सेम पावर की होने से ना ही I1 I2 को ढकेल पाएगी, ना ही I2 I1 को ढकेल पाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे को अपने रास्ते से हटा नहीं पा रहे, दोनों कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने टकरा रहे हैं, लेकिन ना इसको दबा पाएगा नीचे, ना इसको ऊपर दबा पाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि I1 ने I2 को नहीं पहुंचने दिया गैल्वेनोमीटर के पास, और I2 ने I1 को नहीं पहुंचने दिया गैल्वेनोमीटर के पास। मतलब गैल्वेनोमीटर के पास कोई करंट ही नहीं पहुंचे, सेल तो दो लगे थे,
सेल तो दो लगे थे, लेकिन गैल्वेनोमीटर के पास कोई करंट नहीं पहुंची, क्योंकि करंट अपना रास्ता तभी पूरा करेगी जब पॉजिटिव से निकल के, अब ये I1 पॉजिटिव से निकली और गैल्वेनोमीटर से होते हुए निगेटिव में आती, तभी तो अपना रास्ता पूरा करती। लेकिन रास्ता ही नहीं पूरा हो पा रहा, क्योंकि रास्ते में तो दो सेल लगे हुए, रास्ते में अपोज एक दूसरे को दोनों अब बढ़ने ही नहीं दे रहा आगे, I1 और I2 एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वैल्यू के, बराबर क्षमता के। पहले I1 ज़्यादा ताकतवर थी तो बेचारी I2 दब गई थी, चलो ठीक है तुम ही निकल जाओ। लेकिन जब दोनों सेम पावर के हो गए तो क्यों कोई दबे? ऐसी सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ही नहीं दियो, गैल्वेनोमीटर जीरो पे बना रहा, इसी को बोलते हैं जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब सेल तो दो लग गए, सेल तो दो लग गए सर्किट में, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताया, मतलब फिर भी सर्किट में करंट नहीं फ्लो हुई, फिर भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हुई। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं जीरो डिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि करंट तो हमेशा फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी, करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, और तब जो सिचुएशन आएगी उसको हम बोलते हैं जीरो रिफ्लेक्शन की सिचुएशन। मतलब अगर सर्किट का पोटेंशियल सब जगह सेम हो तो वो सिचुएशन आती है जीरो डिफ्लेक्शन की सिचुएशन। तो इस तरह से इन दो प्रिंसिपल पे काम करता है पोटेंशियोमीटर। कौन कौन से दो प्रिंसिपल? एक था पोटेंशियल ग्रेडियंट और दूसरा था जीरो डिफ्लेक्शन। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने आपको बताया कि पर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल में होने वाला ड्रॉप ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। यूनिट लेंथ में पोटेंशियल में होने वाला ड्रॉप क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा और इसको समझने के लिए एक वायर ए बी अगर हम लें, और भी थोड़ी देर पहले हमने जो बताया था कि पॉइंट ए का पोटेंशियल 100 था और बी का 0 था, इसका मतलब ये लगातार धीमे धीमे पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है, लगातार पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है। वायर की जो टोटल लेंथ हमने मान ली, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वायर की लेंथ जो है वो 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब 1000 मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर में हमने क्यों चेंज किया? जितना छोटा अमाउंट हो सके उतने छोटे अमाउंट में चेंज कर लो तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। जितने छोटे अमाउंट में आप चेंज कर लोगे गलती उतनी छोटी हो जाएगी। ऐसा नहीं गलती नहीं होगी, एरर नहीं होगी, एरर होगी, उतनी छोटी एरर होगी, उतनी ही छोटी एरर होगी। जैसे मान के चलिए आप किसी को रुपया दे रहे हैं, जो रुपया आप दे रहे हैं वो सारी 500-500 की नोटें हैं, सारी 500 की नोट्स हैं। जो भी आप रुपए किसी को दे रहे हैं वो सब 500 की नोट्स हैं। अगर धोखे से किसी के पास एक नोट भी ज़्यादा चली गई तो आपने कितने की गलती कर दी? 500 की गलती कर दी। अब लेकिन आप किसी को रुपए दे रहे हो, रुपए आपको देने हो, आपने सारी 10-10 की नोटें यूज की, रुपए उतना ही देना है, हम 500 की जगह सब 10-10 की नोटें यूज कर रहे हैं, और तब धोखे से अगर एक नोट ज़्यादा चली भी गई किसी के पास तो 10 ही रुपये तो ज़्यादा गए। बात रहे को समझना ही क्या बोले? मतलब ऐसा नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमने एरर नहीं की, एरर हमने की, लेकिन अपनी एरर को रिड्यूस कर दिया। कैसे? छोटे मेज़रमेंट करके, यानी मेज़रमेंट को छोटा करके। हम अभी 500 में मेज़रमेंट कर रहे थे, 500 की नोटों से हम मेज़रमेंट कर रहे थे, नहीं 500-500 की नोटें सबको दे रहे थे, और अगर एक भी नोट हमारी ज़्यादा चली गई तो 500 की गलती हो गई, 500 की गलती हो गई। लेकिन अब हम 10-10 रुपीज़ की नोट से ले रहे हैं और वो दे रहे हैं, और अगर अब हमसे एक नोट ज़्यादा गई तो 10 रुपीज़ ही ज़्यादा गई, यानी हमारी एरर नहीं कम हुई, लेकिन एरर का अमाउंट कम हो गया। तो इस तरह से हम एरर को रिड्यूस करते हैं। तो यही काम यहाँ किया गया, वायर की लेंथ को छोटे से छोटा डिवाइड कर दिया गया। कितना? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मिलीमीटर टोटल लेंथ थी, 1 मिलीमीटर। हमने कहा यहाँ का पोटेंशियल 100 था, यहाँ का पोटेंशियल 0 था। हम जैसे से आगे बढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल घटता है, पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल घटता है, यानी यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, 100 से सिंपल सा कम होगा, यहाँ का उससे भी कम, यहाँ का उससे भी कम, यहाँ का उससे भी कम, इस तरह से कम होता होता यहाँ पे 0 हो गया। ऐसा तो है नहीं कि 100 से सीधा 0 पे आया। तो पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल कम हुआ, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, उसी को तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। यानी यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यानी ड्रॉप इन पोटेंशियल इन यूनिट लेंथ। तो टोटल पोटेंशियल कितना हुआ? टोटल पोटेंशियल हुआ V, हमने मान लिया 100 से 0 यानी V, और लेंथ कितनी हुई? टोटल लेंथ LV। इसको रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हुआ K = V/L, K = V/L, यानी यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब पोटेंशियल को तो हम 100 - 0 नहीं 100 लेंगे, और जब लेंथ को लेंगे ना तो मिलीमीटर में लेंगे, यानी 1 मीटर ना लेके 1000 मिलीमीटर लेंगे। हमने बताया ना कि छोटे मेजरमेंट करो। हम 1 मीटर भी ले सकते थे क्योंकि टोटल लेंथ हमारी 1 मीटर भी थी, हम 100 सेंटीमीटर भी ले सकते थे, टोटल लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमने इसको मिलीमीटर में इसलिए मेज़र किया ताकि गलती हमारी छोटी हो सके। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मिलीमीटर से भी छोटा करते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जितना हमारे लिए मेजरमेंट पॉसिबल हो सके, मिलीमीटर मेज़र करना हमारे लिए थोड़ा बहुत पॉसिबल है।
अगर हम मिलीमीटर से भी छोटा करें, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, इनमें करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम मिलीमीटर में करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, इसको हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे ही कोई एक नंबर दे देते हैं, कोई एक अल्फ़ाबेट दे देते हैं, के इक्वल टू होता है V/N, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। तो क्लियर, अब उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि पोटेंशियोमीटर एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम EMF को मेज़र करते हैं, और ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। वो दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? एक है पोटेंशियल ग्रेडियंट और दूसरा है जीरो डिफ्लेक्शन। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। इससे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को ध्यान देखते हैं, वर्किंग से पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन होता क्या है, इसमें बड़ा सा वुडन बॉक्स होता है, एक वुडन बोर्ड होता है, सॉरी बॉक्स नहीं, एक वुडन बोर्ड होता है, बड़ा सा वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिसमें कुछ कनेक्टिंग स्क्रू लगे होते हैं। यानी कनेक्टिंग स्क्रू का मतलब ये होता है जैसे पेच लगे होते हैं, कुछ पत्तियाँ लगी होती हैं, जैसे एक ये लगी, इससे थोड़ा सा नीचे ये लगी एक, फिर यहाँ पे एक ये, ऐसे ही इस तरह से कुछ कनेक्टिंग स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक वायर इस तरह से आया, या फिर यहाँ पे आप ऐसे ही बना दीजिए, वायर जहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से पॉइंट से वायर स्टार्ट, इस टर्मिनल से वायर स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा इसको और सही करते हैं, इस टर्मिनल से वायर स्टार्ट करेगा, देखिए यहाँ इस टर्मिनल से एक वायर स्टार्ट करेगा, ये वायर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर दूसरा वायर ये आया, फिर तीसरा वायर ये चला यहाँ से, चौथा वायर ये आया यहाँ से, और पांचवा वायर ये यहाँ से आया, ठीक। ऐसा कुछ करेक्शन होता है ये, यहाँ पे आप इस तरह से फिर से पॉइंट बना दीजिए, ये टर्मिनल्स हमने बना दिए, इस तरह से कुछ पोटेंशियोमीटर बना होता है, ऐसा कुछ पोटेंशियोमीटर बना होता है। और ये सारे वायर्स होते हैं ना, एक वुडन स्केल पे होते हैं। आप सब जगह एक स्केल लगा सकते हो, सब जगह एक स्केल लगा दो, या फिर एक कॉमन स्केल लगा दो जिससे सबको मेजर कर लें हम। एक वुडन स्केल पे लगे होते हैं, सब 1-1 मीटर लेंथ के होते हैं, सारे वायर 1-1 मीटर लेंथ के होते हैं। अच्छा, सबसे खास बात ये कि ये अलग वायर नहीं है, ये एक ही वायर इतना बड़ा है, लेकिन अब इतना बड़ा बॉक्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते थे, इतना बड़ा बोर्ड हम कहाँ से लाते, तो हमने क्या किया, इस वायर को बेंड कर दिया। ये वायर एक ही है, ये बात समझने वाली है, ये वायर एक ही है, इसी वायर को हमने इतने राउंड बेंड कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा वायर हम अगर लेते तो इस बोर्ड पे, यानी जिस बोर्ड पे हमने फिट किया है वो बोर्ड भी हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए था। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट करते तो बोर्ड भी तो हमारा उतना ही बड़ा होना चाहिए था, इसलिए वायर एक ही था, उसको कई सारे राउंड हमने मोड़ दिया। ऐसा किया क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, जितनी बड़ी लेंथ आपकी होगी एरर करने की चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। मतलब एरर होगी, लेकिन एरर का अमाउंट जो होगा उतना ही छोटा हो जाएगा, इसलिए हम वायर को बहुत बड़ा लेते हैं। उतना अच्छा मीटर जो पोटेंशियोमीटर होगा उतना सेंसिटिव होगा, उतना एक्यूरेट होगा, इसलिए हम बड़े से बड़ा वायर लेते हैं। तो इस तरह से इसका कनेक्शन करते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन, यानी जैसे हमें करना क्या, हमने बताया ना, किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, इसका मेन वर्क ही है ईएमएफ को फाइंड करना। इसका वर्क है फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, यानी इसके एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो पहला एप्लीकेशन है सेल का ईएमएफ फाइंड करना, दूसरा हम ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। 3-4 एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस है, तीनों पे बताएंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो हमारा ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल को ए नाम दिया और इसको बी नाम दिया, यानी एक वायर है, वायर का एक एंड ये ए हो गया, एक एंड ये बी हो गया। तो सबसे पहले तो एक नोन सेल, यानी जिसका ईएमएफ ऑलरेडी हमें पता है, उसको ए और बी के बीच जोड़ देते हैं। यानी ऑलरेडी जिसका ईएमएफ हमको पता है उसको ए और बी के बीच हम जोड़ देते हैं। एक बैटरी को प्लस माइनस, एक बैटरी को जोड़ देते हैं ए और बी के बीच, जिसका ईएमएफ ऑलरेडी हमको पता है, इसको हम यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। और एक की जोड़ दिए, एक की लगा दिए। अच्छा, एक दूसरी बैटरी क्या करते हैं, यानी जैसे जिस सेल का में ईएमएफ, ये तो वो बैटरी है जिसका ऑलरेडी हमें ईएमएफ पता है,
साथ में यहाँ पे एक रियोस्टेट भी आप जोड़ सकते हो। रियोस्टेट किसी के साथ भी आप जोड़ सकते हो। रियोस्टेट तो मैं करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है। रियोस्टेट क्या करता है? करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है। कहीं करंट अगर कम ज़्यादा हो रही हो तो उसको ये कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे एक की लगा दी, ठीक, ये की लगा दी। तो एक तो ये काम किए। ये जो आपका ये बैटरी थी, ये नॉन, इसको बैटरी या सेल कुछ भी नाम दे दीजिए, बैटरी नाम दे दीजिए BA। ये नॉन बैटरी है जिसका EMF ऑलरेडी हम जानते हैं। इस बैटरी के पास कितना वोल्टेज है ये हम जानते हैं। दूसरा क्या किए हम? दूसरा यहाँ पे एक वो सेल जोड़ दिए, यानी इन्हीं A और B के बीच, इन्हीं टर्मिनल A और B के बीच हमने वो सेल जोड़ दिया जिस सेल का EMF, ये बैटरी का EMF हमें ऑलरेडी पता था, इस बैटरी का EMF ऑलरेडी हमें पता था हमें, लेकिन किसी छोटे से सेल का EMF फाइंड करना है। तो अब फिर से A और B का जो टर्मिनल बचा इसके बीच हमने वो सेल जोड़ दिया जिस सेल का EMF हमको फाइंड करना है। A और B के बीच हमने उस सेल को जोड़ दिया जिसका EMF हमको फाइंड करना है। तो सेल के भी दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव को तो हमने A से जोड़ दिया, यानी पॉजिटिव वाले हिस्से से, लेकिन सेल का जो निगेटिव टर्मिनल होगा ना, इससे हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। इससे क्या जोड़ते हैं? एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हम जॉकी से कर देते हैं। मतलब इसको हम B से ना जोड़ के, इसको B से ना जोड़ के गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हम किससे कर देते हैं? एक जॉकी। अब जॉकी तो आप पीछे समझ गए, मीटर ब्रिज हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे जॉकी को हमने एक्सप्लेन किया था। एक स्लाइडिंग वायर होता है। जॉकी क्या होता है? एक स्लाइडिंग वायर जो कि स्लाइड कर सकता है। स्लाइड करने का मतलब ये है कि जॉकी जो है इस सारे वायर्स में कहीं पर भी इसको हम टच करा सकते हैं। उठा के यहाँ टच करा देंगे, उठा के यहाँ, ये लंबा सा वायर होता है, इसको कहीं पर भी टच करा सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम सेल के EMF को मेज़र करते हैं। यानी ये आपका पोटेंशियोमीटर बन के तैयार हो गया। पोटेंशियोमीटर में कई सारे टर्न्स होते हैं वायर के, क्योंकि वायर जितनी लेंथ का होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट होगा। सबसे पहले हमने A और B टर्मिनल के बीच क्या किया? टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच एक ऐसी बैटरी लगाई जिसका EMF, जिसका वोल्टेज ऑलरेडी हमें पता था। यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दी और एक की लगा दी। रियोस्टेट करंट को कंट्रोल करता है, की स्विच हो गया। फिर यहीं से हमने इन्हीं पॉइंट A और B के बीच, पॉइंट A से एक हमने सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, पॉजिटिव की तरफ ही पॉजिटिव रहेगा। अभी हमने जीरो डिफ्लेक्शन जब पढ़ा था तो उसमें उस फिगर में देखिए पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव था, तो हमने एक यानी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल A से जोड़ा, सेल के निगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और गैल्वेनोमीटर को हमने जॉकी से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर को हमने जॉकी से जोड़ दिया। जॉकी क्या है? एक स्लाइडिंग वायर है जिसको हम कहीं पर भी टच करा सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। देखिए, वर्किंग समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को चेंज करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा फिगर वर्किंग में थोड़ा सा डाउट होगा। हमें करना फिगर कुछ नहीं चेंज करना है, बस ये जो वायर ना कई सारे राउंड में हमने मोड़ रखा है उसको हम इसको स्ट्रेट ले लेंगे, मतलब समझने के लिए सिर्फ, बाकी रहेगा ऐसे ही। हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट समझेंगे ताकि हमें समझ में थोड़ा सा बेटर आए, और बिल्कुल स्ट्रेट वायर लेकर हम इसको समझेंगे। उस फिगर को हमने इस तरह से चेंज कर दिया, मतलब कुछ ने जो वायर हम कई सारे राउंड ले रहे थे उसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। AB सब कुछ वही है, कंस्ट्रक्शन वही है पूरा। एक में बैटरी और सेल जोड़े, यानी एक में बैटरी जोड़े, उसी पॉइंट से हमने सेल के पॉजिटिव को जोड़ा, बैटरी की तरफ रियोस्टेट जोड़ा, और सेल के पास गैल्वेनोमीटर जोड़ा। इसकी वर्किंग देखिए क्या होगी। अब इसकी वर्किंग जैसे ही देखिए हम इस की को ऑफ करेंगे, यानी की को जैसे ही हम क्लोज़ करेंगे, अभी ओपन थी, की को जैसे ही क्लोज़ किए। अब सोचिए, जैसे ही की को क्लोज़ किए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकलकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, अभी सेल देखिए एक्टिव नहीं है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट निकलेगी I। हमने बैटरी के करंट को IB नाम दे दिया। बैटरी की करंट है IB करंट निकली, यहाँ से करंट IB पहुँची, और देखिए यहाँ पे जब करंट पहुँची IB तो उसको रास्ते दिखे दो, एक तो रास्ता इधर से जाएगा और एक रास्ता नीचे से जाएगा। लेकिन जो रास्ता नीचे वाला जा रहा है वो सेल से होते हुए यहाँ पे रुक गया, क्योंकि जॉकी भी की कनेक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे तो आके रास्ता पूरा नहीं हो रहा है, तो ये इधर से निकल जाएगी। कौन सी करंट? IB। मतलब ये हुआ कि IB यहाँ से निकलते हुए बैटरी के निगेटिव में इंटर कर जाएगी और सर्किट पूरा हो गया। मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन में वायर AB में करंट फ्लो होने लगी। अब हमने देखा करंट फ्लो तो हो रही है, लेकिन किधर से किधर? A से B की ओर। मतलब A का पोटेंशियल हाई होगा, B का पोटेंशियल लो होगा। मतलब A का पोटेंशियल हाई है, B का पोटेंशियल लो है, और A से B की तरफ जाने पे पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आई हमें। अब हमने किया क्या? हमने अब चाहे एक चीज़ और समझिए आप, जैसे एक वायर लें हम, एक वायर AB, ये AB वायर लिया। हमने कहा A का पोटेंशियल था 100, B का पोटेंशियल था 0। हमने ऐसा मान के लिया A का पोटेंशियल 100 है, B का पोटेंशियल 0 है। अच्छा, अब बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट लिए, इस जगह पर C। अब आप सोचिए C का पोटेंशियल मान लेते 80 है, यहाँ पे कोई पॉइंट लिए D, मान लेते इसका 60 है,
यहाँ कोई पॉइंट ये ई, इसका 20 है। अब आप आंसर दीजिए हमें। लगातार आगे बढ़ने पे पोटेंशियल तो घट रहा है, लगातार आगे बढ़ने पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। कैसे? 100 से 80 पे आए, 80 से 60 पे आए, 60 से 20 पे आए, पोटेंशियल तो लगातार डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। डिफरेंस कैसे बढ़ रहा है? अगर हम इन दो के डिफरेंस की बात करें, अगर हम इन दो के डिफरेंस की बात करें तो 20 का है, लेकिन इसके डिफरेंस की बात करें तो 40 का है। देखिए डिफरेंस बढ़ा नहीं बढ़ा, क्योंकि डिफरेंस तो ऐसे ही मेजर करेंगे जहाँ से हम चले थे। हम इनके डिफरेंस की बात करें तो कितना हुआ? ये 80 का हुआ, यानी लगातार डिफरेंस बढ़ रहा है, लगातार डिफरेंस। तो जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल तो घटेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और जो करंट फ्लो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है, पोटेंशियल की वजह से नहीं। क्योंकि इस डिफरेंस की वजह से, मतलब इसका पोटेंशियल हाई, इसका लो, तभी तो करंट फ्लो होगी। इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100, तो करंट नहीं फ्लो होगी। करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, डिफरेंस की वजह, पोटेंशियल की वजह से नहीं। तो हमने कहा जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल तो लगातार घटेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हमने कहा? करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल की वजह से नहीं। अब अगर हम बात करें ए से बी की ओर, जो कि करंट फ्लो होना शुरू हो गई थी, कौन सी करंट अभी फ्लो हो रही थी? अभी तो केवल बैटरी की करंट फ्लो हो रही थी, IB। हमने क्या किया? जॉकी को उठाए और किसी जगह टच कर दिए। इस जॉकी को उठाए और किसी जगह टच कर दिए। कहाँ टच किया? इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, इनको रफ कर रहे हैं। जॉकी को उठाया और किसी भी एक टर्मिनल पे हमने टच कर दिया, किसी भी इस वायर में AB में कहीं पर भी एक जगह टच कर दिया। हमने जॉकी को लिया और वायर AB में पॉइंट B पे टच कर दिया। ये कोई पॉइंट लिया, ये A था, ये B था, ये C, J1 मान लेते हैं, J1 पे टच कर दिया। देखिए J1 जो है ना वो A के बड़ा पास पॉइंट है, मतलब डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा। अभी जैसे आपने देखा कि जब आगे बढ़ेंगे तब डिफरेंस बढ़ेगा। ये J1 जो है वो A और J1 का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये A के बहुत पास है। मतलब A का पोटेंशियल अगर 100 है तो J का पोटेंशियल भी नियर अबाउट उसी के आसपास होगा, 90, 80, यानी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, टच तो कर दिया हमने। टच करते ही इस सेल का सर्किट भी पूरा हो गया। समझिए, टच करते ही क्या हुआ? क्योंकि अभी तक सेल का केवल पॉजिटिव जुड़ा था, निगेटिव तो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा था, लेकिन जॉकी को टच करते ही सेल का भी सर्किट पूरा हो गया और सेल भी अपनी करंट भेजने लगा। अब सेल कैसे करंट भेजेगा? तो बैटरी करंट तो ऊपर से पहले ही देख चुके हैं, बैटरी करंट IB आ रही थी, ये करंट IB आ रही थी। सेल की करंट कैसे आई? सेल की करंट भी चली और सेल की करंट को हमने नाम दे दिया IC, सेल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट हो गई। बैटरी करंट नीचे उतरना चाहेगी, इस जगह से इधर भी जाना चाहेगी, नीचे भी आना चाहेगी। बैटरी करंट नीचे आना चाहेगी, IB। बैटरी करंट नीचे आई, सेल की करंट ऊपर जा रही है। IB और IC एक दूसरे के अपोजिट हो गई हैं, अपोजिट तो हो गई। अब लेकिन हुआ क्या? कौन सी करंट फ्लो होगी, IB या IC? अब जाहिर सी बात है जो पावरफुल होगी। और हमने बताया ना करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? पोटेंशियल नहीं, डिफरेंस की वजह से। तो अब ये चेक करो कि A और J के बीच का डिफरेंस ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होगी किसकी? बैटरी की। IB करंट यहाँ पे जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो अब ये चेक करना है कि A और J के बीच का डिफरेंस ज़्यादा पावरफुल है कि बैटरी का EMF, यानी सेल का EMF। यहाँ पे सेल का EMF होगा, यहाँ पे सेल का EMF पावरफुल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि करंट डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, पोटेंशियल की वजह से नहीं। तो जैसे ही हमने बैटरी को टच कराया, सेल भी एक्टिव हो गया, सेल की भी करंट चलने लगी। बैटरी करंट ऊपर से आई थी, बैटरी करंट IB हो गई, यानी सेल की करंट IC एक दूसरे के अपोजिट हो चुकी हैं, अपोजिट हो चुकी हैं। अब इनमें से कौन सी करंट फ्लो होगी? बैटरी की करंट फ्लो होगी कि सेल की करंट? ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। अगर इस सेल का, ये सेल है, अगर सेल का EMF ज़्यादा पावरफुल होगा, अगर सेल का EMF ज़्यादा पावरफुल होगा तो सेल की करंट फ्लो होगी। अगर A और J के बीच का डिफरेंस ज़्यादा पावरफुल होगा सेल के EMF से, हमने कहा कि A और J का डिफरेंस 10 है, हमने ऐसा कहा कि A और J1 के बीच का डिफरेंस 10 है, लेकिन सेल का EMF 20 है, तो जाहिर सी बात है सेल का EMF ज़्यादा पावरफुल, तब सेल की करंट फ्लो होगी। लेकिन डिफरेंस 10 था और सेल का EMF 5 है, तो अब डिफरेंस ज़्यादा पावरफुल है और डिफरेंस मतलब बैटरी की करंट फ्लो होगी। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, J1 एक ऐसा पॉइंट था, J1 पे जैसे ही हमने टच कराया तो J1 पे टच कराते ही हमने देखा गैल्वेनोमीटर नीडल घूम गई। और किधर घूमी? हमने देखा गैल्वेनोमीटर नीडल इधर से खिसक के इधर आ गई। मतलब क्या हुआ? देखिए गैल्वेनोमीटर, अभी तो गैल्वेनोमीटर नीडल तो बिल्कुल जीरो पे थी, जैसे ही हमने जॉकी को J1 पे टच कराया तुरंत गैल्वेनोमीटर नीडल घूम गई। मतलब सर्किट में करंट तो फ्लो होगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बता दिया। और कौन सी करंट फ्लो होगी? अब देखो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन में इधर से इधर घूमी, मतलब क्लॉकवाइज।
अगर हम बैटरी के करंट की बात करते तो बैटरी की करंट ऊपर से नीचे आ रही थी, बस इतने सर्किट को देखिए, बाकी वाला बार भूल जाइए। बैटरी करंट ऊपर से नीचे आ रही थी, ऐसे चलती, यानी एंटी क्लॉक। देखिए बैटरी करंट ऊपर से नीचे आई, ये देखिए बैटरी करंट, ये IB थी बैटरी की करंट। बैटरी की करंट ऊपर से नीचे आई और यहाँ से घूम के ऐसे जाती, मतलब कैसे चलती, एंटी क्लॉक। लेकिन सेल की करंट कैसे जाती, सेल की करंट जाती है, देखिए सेल की करंट ऐसे आ रही है, यहाँ से जाते हुए, यहाँ से आते हुए बैटरी सेल के निगेटिव इंटर करती, यहाँ से गई इधर आई और सेल के निगेटिव इंटर करती, मतलब क्लॉकवाइज। गैल्वेनोमीटर नीडल किधर घूमी थी, क्लॉकवाइज। मतलब कौन सी करंट फ्लो होगी, सेल की करंट IC तो फ्लो होगी, बैटरी करंट फ्लो नहीं होगी। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। यानी इससे हमें पता चला कि A और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से कम है, क्योंकि सेल की करंट फ्लो हो रही है, मतलब सेल का EMF ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस A और J1 के बीच का कम है। ये चीज़ हमें पता चल गई। चलिए ये पहला पॉइंट हमें पता चल गया। अब हमने क्या किया, अब हमने जॉकी को उठाया और किसी दूसरे पॉइंट पर टच कराया। एक चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पे A और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कौन बना रहा था, बैटरी। A और J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से कम है। हमने इसको हटाया, जॉकी को यहाँ से हटाया और किसी दूसरे पॉइंट पर टच करा दिया, किसी दूसरे पॉइंट पर टच कराया। ये हमने कोई दूसरा पॉइंट लिया J2। हमने जैसे ही J2 पे टच कराया, फिर से सिचुएशन नहीं हुई कि अब सेल की भी करंट फ्लो हुई, बैटरी की करंट भी फ्लो हुई। कंडीशन फिर से वही, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई। हमने गैल्वेनोमीटर को चेक किया तो अब गैल्वेनोमीटर नीडल इधर घूम गई। जैसे ही हमने J2 पे टच कराया, हमने देखा गैल्वेनोमीटर नीडल उधर घूम गई, यानी इधर नहीं गैल्वेनोमीटर नीडल है, अब इधर है। इधर से इधर घूम गई, मतलब कैसे घूमी, एंटी क्लॉक। सेल की करंट तो क्लॉक थी, तो इसका मतलब एंटी क्लॉक कौन सी हुई, बैटरी करंट। सिंपल सी बात है, एंटी क्लॉक बैटरी की करंट हुई। यानी अब दूसरी सिचुएशन J2 पे टच कराने पर अब बैटरी की करंट फ्लो होगी, कौन सी, IB। सेल की करंट फ्लो नहीं होगी। इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस हुआ बैटरी की करंट फ्लो हो रही, मतलब सेल की करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब EMF कम है। EMF कम है, किससे कम है, A और J2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। किससे कम है, A और J2 के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से EMF कम है। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो गया। क्यों डिफरेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये पॉइंट दूर हो गया। आप समझ सकते हैं, पॉइंट अगर दूर हो गया तो A और J2 के बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल कम होगा। ऐसा मत सोचना कि पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ का पोटेंशियल 100, यहाँ का 20, तो डिफरेंस तो 80 का हो गया ना। तो A और J2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया, सेल का EMF कम हो गया। तो यानी अब डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब बैटरी वाली करंट फ्लो होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कौन बना रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी बना रही थी। मतलब अब बैटरी वाली करंट फ्लो होगी, सेल वाली करंट फ्लो नहीं होगी। चलिए दो बात हमें समझ में आ गई। तो एक पॉइंट हमने J1 देखा यहाँ पर, एक पॉइंट हमने J2 देखा यहाँ पर। जब J1 था तो पोटेंशियल डिफरेंस कम था, EMF ज़्यादा था, लेकिन जब J2 पे पहुँचे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया, EMF कम हो गया। और निडिल जो कैसे घूमी, पहले निडिल तो 0 पे रहती है, नॉर्मली निडिल तो 0 पे रहती है। एक बार निडिल घूम के इधर आई, पहले निडिल घूम के इधर आई थी और इधर से घूमते हुए वापस इधर गई, मतलब रास्ते में कौन पड़ा, जब इधर से घूमते हुए, जब यह आपकी निडिल यहाँ से घूमते हुए इधर जाएगी तो रास्ते में 0 पड़ा, नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि J1 और J2 के बीच कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर निडिल 0 पे होगी, यानी 0 डिफ्लेक्शन होगा। हमने क्या किया, इस जॉकी को जगह जगह टच कराए। जब कई जगहों पर टच कराया तो हुआ ये कि हमें एक पॉइंट ऐसा मिला, J नाम दिया। इस J पर टच कराते ही गैल्वेनोमीटर निडिल ने डिफ्लेक्शन ही बंद कर दिया। गैल्वेनोमीटर निडिल कहाँ पे आ गई, वापस 0 पे आ गई। मतलब अब ना ही बैटरी की करंट फ्लो हुई, ना ही सेल की करंट फ्लो हुई। अब दोनों करंट अगर फ्लो नहीं हुई तो दोनों करंट फ्लो तभी नहीं होगी जब बैटरी और सेल्स बराबर ताकत के हो जाए। ताकत का मतलब पोटेंशियल, EMF। इसका मतलब जो है, इसका सेंस ये हुआ कि सेल का EMF जो है, EMF ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J। यानी सेल का जो EMF होगा वो A और J के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया, इसका सेंस हुआ कि इस सिचुएशन में सेल का EMF A और J के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस कम था तो सेल का EMF पावरफुल था, सेल की करंट फ्लो हो रही थी। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया, डिफरेंस बना रही थी बैटरी, और तब बैटरी की करंट फ्लो हुई। लेकिन जब करंट ही नहीं फ्लो हुई, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं बताया, इसका मतलब सेल का EMF और A और J, जो J पॉइंट था, A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के बराबर हो गया।
हमें सेल का ईएमएफ चाहिए, तो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और जे के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेंगे। कैसे करेंगे इसको? मेज़र करने के लिए हम ए और जे के बीच की लेंथ को मेज़र करेंगे, क्योंकि हम वायर को तो देख ही रहे हैं, उसके सबके नीचे वुडन स्केल लगी हुई है। तो सबसे पहले ए और जे के बीच की लेंथ को मेज़र कर लेंगे, ए और जे के बीच की लेंथ को। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। हमें पता है सेल का ईएमएफ जो होगा वो ए और जे के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है के इंटू एल। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एल क्या है, जो लेंथ आपने मेजर की, ये एल है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे वो तो हम आपको शुरुआत में ही बता चुके। पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो होता है टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ। अब ये जो टोटल लेंथ रहेगी ना वो मिलीमीटर में कन्वर्ट करके ले लेंगे। तो ये तो के हम पहले ही निकाल चुके होंगे, ए और बी के बीच का टोटल पोटेंशियल और ए और बी के बीच की टोटल लेंथ, वो तो हम पहले ही निकाल चुके होंगे। तो वहाँ से तो हम के निकाल चुके होंगे। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है के इंटू एल। तो यहाँ से हम ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इस फॉर्मूले से। जो ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही सेल का ईएमएफ होगा, वही सेल का ईएमएफ होगा। तो इस तरह से हम सेल के ईएमएफ को मेजर करेंगे और इसमें जीरो डिफ्लेक्शन काम आ जाता है। अब इसलिए हुआ क्या, सेल की कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हुई, सेल का पूरा एक्यूरेट वैल्यू में मिलेगी। क्यों एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि सेल का ईएमएफ जो है वो कम मिल रहा है जब जीरो डिफ्लेक्शन था, मतलब गैल्वेनोमीटर की नीडल हिल ही नहीं रही थी। इसका मतलब सेल की कोई भी एनर्जी गैल्वेनोमीटर की नीडल को हिलाने में खर्च नहीं हुई, इसलिए सेल की पूरी एनर्जी हमको पता चलेगी, यानी पूरा का पूरा ईएमएफ हमको पता चलेगा।